आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 4, 5 व 6, गति 100 शब्द प्रति मिनट, अंक 3। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, इस प्रकार गांधी जी के अनुसार समाज का कर्तव्य है वह व्यक्ति पर कोई बंधन न डालकर उसके आध्यात्मिक उत्थान हेतु आदर्श वातावरण का सृजन करे। ऐसे समाज की रचना का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं न्याय होगा। विराम। व्यक्ति की जाति उसकी कार्यकुशलता के आधार पर ही निश्चित होगी। उनका कहना था, एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था तभी स्थापित की जा सकती है जब इस वर्ण सिद्धांत को पूरी तरह समझकर क्रियान्वित किया जाए। गांधी जी स्त्री पुरुष दोनों को समान महत्व देते थे। उनका कहना था, स्त्री पुरुष के कार्यक्षेत्र का विभाजन अवश्य मान्य है। दोनों लिंगों के लिए सामान्य गुण एवं संस्कृति जो इनके व्यवहार में लाए जाने के लिए आवश्यक है समान ही है। गांधी जी का विचार था कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है। दोनों में प्राकृतिक भिन्नता के बावजूद आध्यात्मिक एकता होती है जो स्त्री पुरुष के पृथक पृथक स्वधर्म के सम्यक रूपेण निर्वाह से ही प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी इसीलिए यह नहीं चाहते थे कि स्त्रियां स्वधर्म त्याग कर पुरुषों के स्थान पर कार्य करें। वे स्त्रियों के कार्य को पुरुषों से कार्य से श्रेष्ठतर मानते हुए लिखते हैं। अपने घर को सुव्यवस्थित रखना उतना ही बहादुरी का काम है जितना कि उसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखना। गांधी जी सर्वत्र स्त्री को सम्मान स्थान देने के पक्षपात थे। इसी कारण वे स्त्रियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले सभी तत्वों को समूल नष्ट करके प्रत्येक पग पर उनकी रक्षा एवं प्रतिष्ठा के पक्षधर थे। पैरा। गांधी जी विवाह को प्राकृतिक आवश्यकता एवं गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम जीवन मानते थे। उनका कहना था, विवाह हिंदुओं के 4 आश्रमों में से एक प्रमुख आश्रम का आधार है। वास्तव में देखा जाए तो अन्य 3 आश्रमों का आधार भी गृहस्थ आश्रम ही है। विवाह का उद्देश्य व आदर्श है स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध के माध्यम से आध्यात्मिक एकता की प्राप्ति। मानवीय प्रेम जो इस एकता से उमड़ता है वह दैविक या सार्वभौमिक प्रेम की उपलब्धि का प्रथम कदम सिद्ध होता है। गांधी जी नारी को अपूर्व शक्ति मानते थे। वे उसे पाश्चात्य फैशन एवं रहन सहन से दूर रखकर ही पूजनीय समझते थे। उनके विचार से पुरुष आक्रामक एवं क्रोधी होता है। स्त्री ही एक ऐसी शक्ति है जो शांति एवं सुरक्षा का नेतृत्व कर सकती है। पैरा। महोदय, महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया था कि क्यों वे भारत में भी ब्रिटेन की तरह का विकास चाहते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब देते हुए कहा था कि जब एक इतने छोटे से देश को एक खास तरह की जीवन शैली प्राप्त करने के लिए दुनिया के इतने बड़े हिस्से को उपनिवेश बनाना पड़ा तो भारत जैसे बड़े देश को तो न जाने कितने बड़े उपनिवेश की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि बाहरी वैभव पर आधारित विकास जो दूसरों के संसाधनों की लूट खसोट पर आधारित हो, कभी भी आदर्श या अनुकरणीय
नहीं माना जा सकता है। पैरा। एक अन्य स्थान पर महात्मा गांधी ने कहा कि प्रकृति के पास जब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो पर्याप्त संसाधन है, पर अपेक्षाकृत कहीं कम लोगों के लिए भी लालच को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब तक हम धरती से केवल अपनी आवश्यकताओं की मांग करेंगे तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि अंतहीन लालच का दबाव कुछ लोग भी धरती पर डालेंगे तो कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अतः पर्यावरण संरक्षण या टिकाऊ विकास जैसे शब्दों को प्रयोग किए बिना ही महात्मा गांधी की सोच इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि वैभवों और भोग विलास की जिंदगी किसी न किसी स्तर पर विषमता फैलाने, दूसरों के हक व संसाधन छीनने पर आधारित है तथा जब तक यह भोगवादी सोच और उससे जुड़ी विषमता पनप रही है, बढ़ रही है, तब तक प्रकृति सुरक्षित नहीं है। आज जब पर्यावरण की सुरक्षा तो क्या केवल इससे संबंधित बातचीत और बैठकों पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, यह प्रमुख सवाल अभी तक दुनिया के सामने खड़ा है कि शीर्ष के लोगों द्वारा अपने भोग विलास के जीवन और उससे जुड़ी हुई विषमता से चिपके रहने पर पर्यावरण के नाम मचाया जा रहा इतना अधिक शोर कितना सार्थक है। पैरा। स्वीडन की सरकार ने हाल ही में एक अध्ययन करवाया था जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि स्वीडन में जो जीवन स्तर प्रचलित है वह विश्व के कितने लोगों को उपलब्ध हो सकता है। इस अध्ययन से यह उत्तर मिला है कि 10 या 12% लोग ही ऊंचे जीवन स्तर पर रह सकते हैं। प्रश्न है कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्या विश्व के संसाधनों का उपयोग होता रहेगा? पैरा। महोदय, पर्यावरण पर बहुत अधिक बातचीत होने के पिछले 2-3 दशकों का कड़वा सच यह है कि इस दौरान विषमता कम होने के स्थान पर बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पिछले 3 दशकों में आर्थिक विषमता विश्व स्तर पर दुगनी हो गई है। सबसे धनी 20% लोगों की आय सबसे निर्धन 20% लोगों से 150 गुना अधिक है। विश्व के 77% लोग विकासशील देशों में रहते हैं, पर उनके पास विश्व की कुल आय का मात्र 15% हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, विकसित या धनी देशों में मात्र 23% लोग रहते हैं, पर उनके पास विश्व की कुल आय का 85% हिस्सा है। यह तो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषमता की बात। विराम। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक देशों में बहुत अधिक आर्थिक विषमताएं हैं। निर्धन देशों में भी ऐसी स्थिति काफ़ी सामान्य है कि ऊपर के 20% लोगों के हाथ में राष्ट्र की 60% आय होती है। पैरा। दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या आज भी बहुत अधिक है जो सबसे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित है और घोर निर्धनता में रहने को विवश है। न्याय की मांग है कि भविष्य में सबसे अधिक ध्यान उनकी
आवश्यकताओं को पूरा करने पर दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि ऊपरी सिरे पर उपभोक्तावाद का जोर कम हो। आज धरती और वायुमंडल इस स्थिति में नहीं है कि अनियंत्रित आर्थिक बढ़ोतरी व औद्योगिक बढ़ोतरी हो। प्रकृति के साथ अन्याय किए बिना लोगों की आवश्यकताएं पूरी करनी है, तो इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि ऊपरी सिरे पर लालच और भोग विलास का जोर कम किया जाए। पर समस्या यह है कि धनी और शक्तिशाली जिन लोगों का तमाम विकास नीतियों के साथ साथ पर्यावरण नियोजन पर भी आधिपत्य है, वे पर्यावरण संरक्षण के लिए और सब बातें करने को तैयार है, बस अपने भोग विलास और लालच को ही छोड़ने को तैयार नहीं है। चाहे वह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियां हो या विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दौरान हुई खींचातानी या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसी शक्तिशाली देशों द्वारा निर्धन देशों पर डाला गया दबाव, कहीं यह पता नहीं चलता कि धनी देश या उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाएं वास्तव में निर्धन देशों को मदद करने या विषमता को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। पूर्णविराम।